दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के पहले हम लोग जो वैदिकोत्तर साहित्य स्टार्ट किए हैं, तो वैदिकोत्तर साहित्य में हम लोगों ने वेदांग को देखा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? स्मृति ग्रंथ को देखेंगे। ठीक है, देखिए स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ देखिए, स्मृति ग्रंथ क्या है? स्मृति का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? स्मरण करना। क्या होता है? स्मरण करना। ठीक है, स्मृति का मतलब स्मरण करना। अब यहां पर प्रश्न ये आ रहा है कि स्मरण क्या करें। एक तो ये प्रश्न आ रहा है कि स्मरण क्या करना चाहिए। देखिए, यहां पर जो स्मृति के बारे में कहा जाता है, ये कहा जाता है कि जो स्मृति है वो तात्कालिक समाज का दर्पण है। क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, कहा जाता है कि स्मृति तात्कालिक समाज का दर्पण है। ये बात कही गई, स्मृति क्या है? तात्कालिक समाज का दर्पण है। ऐसा क्यों कहा गया भाई? ऐसा इसलिए कहा गया कि जो भी प्राचीन बातें हैं, यानी जो भी बातें हमारे वेदों या जो वैदिक साहित्यों में सब बताई गई, उन बातों को आधार मानकर जो आज का समाज है, तो आज के समाज को उन बातों के आधार पर आज के समाज को चलना या आज के समाज को चलाना। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखिए, आप जानते हैं कि जैसे देश को चलाने के लिए संविधान बनाए गए, उनमें समय समय पर अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो इसी तरह इस सृष्टि को जो सृष्टि की रचना थी, जो सृष्टि को चलाने का काम था, उसका जो आधार था वो कहाँ था? वैदिक साहित्यों के पर था। कहाँ पर था? वैदिक साहित्यों पर था, यानी वेद पुराण है ना, आरण्यक उपनिषदों में था। ठीक है, तो उन्हीं सब बातों को संग्रह कर और उन बातों को समाज उपयोगी बनाना, उन बातों को समाज के उपयोगी बनाना, ये काम किसका था? स्मृति का था। तो वेदों की बातों को, वैदिक साहित्यों की बातों को आज के समाज में प्रस्तुत करना किसका काम था? स्मृति ग्रंथ का काम था। इसीलिए बोला गया है कि कैसा है? तात्कालिक समाज का दर्पण है। अब सिर्फ स्मरण ही है, इतनी पुरानी बातों का स्मरण आज तक किया जा रहा है। इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला गया स्मृति ग्रंथ। आप वैदिक साहित्य में बात करते थे तो वहां उसको सुना जाता था, श्रुति था। पीढ़ियां जो आपकी पीढ़ियां थी वो उसको कंटिन्यू सुनते चली आ रही थी। अब यहां पर क्या है? स्मरण। क्लियर है? इसके बाद जो इसकी दूसरी बात है, उसको ये बोला जाता है कि ये धर्म मूल पर आधारित है। दूसरी बात क्या है? कि धर्म मूल पर आधारित। धर्म मूल क्या हुए भाई? धर्म मूल क्या हुए? धर्म मूल हुए आपके वैदिक साहित्य। धर्म मूल क्या हुए? वैदिक साहित्य, यानी वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद क्या हुए? ये क्या हुए? आपके धर्म मूल हुए। और इन बातों पर और इन ग्रंथों पर जो बातें लिखी हुई हैं, उन सब को एक जगह कर समाज के सामने और समाज के दिशा निर्देशों के रूप में
जो प्रस्तुत किया गया वो प्रस्तुत करने का काम कौन करता है? स्मृति ग्रंथ करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, और उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा कि वहां पर क्या एविडेंसेस पाए गए, ठीक है, क्या साक्ष्य पाए गए, वहां का समाज कैसा था। हमको कैसे पता कि वहां का समाज मात्र सत्तात्मक था? तो हमने वैदिक साहित्य के बारे में, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे पास लगभग जानकारियां हैं और सही क्रम पे। इसी तरह से इन जानकारियों का कलेक्शन और उनको समाज उपयोगी बनाने का कार्य कौन किया? स्मृति ग्रंथ ने। क्लियर है? अगली बात इसमें आती है कि प्राचीन बातों को आज भी प्रासंगिक बनाया है। यानी इतनी पुरानी बातें हैं जो स्मरण है, वो आज भी समाज में क्या है? प्रासंगिक है, उदाहरण के तौर पर काम कर रही है। जैसे आप लोगों को घर में सब पुरानी बातें बताई जाती हैं, पहले ऐसा होता था, वेद में ये है, ठीक है, तो उन्हीं बातों को आज भी महत्व दिया जाता है। जैसे एक और आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे वेद में आपको 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, है ना, वानप्रस्थ, सॉरी, 4 आश्रम बताए गए, ठीक है। अब वो आश्रम तो बता दिए गए, लेकिन उन आश्रमों को स्मृति ग्रंथ में जो समाज के लिए उपयोगी था उसको कैसे बताया गया? उसी आश्रम व्यवस्था को स्मृति ग्रंथ में एज को लेकर कि इस एज से लेकर इस एज तक ये अवस्था होगी, ये गृहस्थ आश्रम होगा, इस एज से लेकर इस एज तक ये वानप्रस्थ होगा, इस एज से लेकर इस एज तक ये सन्यासी होगा। तो आप ये बातें कहाँ की गई? वेद में। लेकिन उसको समाज के उपयोगी किसने बनाया कि नहीं भाई, इस अवस्था से लेकर इस अवस्था तक ये होगा, इस अवस्था से लेकर इस अवस्था तक ये होगा। ये काम किसने किया? स्मृति ग्रंथ ने किया। यानी वहां की बातों को समाज उपयोगी किसने बनाया? स्मृति ग्रंथ ने बनाया। आ रही बात समझ में? स्मृति को समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखिए यहां पर, अब स्मृति का अगर हम कार्य देखें, यहां पर स्मृति के कार्य क्या होंगे? स्मृति ग्रंथ के कार्य क्या होंगे? अब यहां पर स्मृति ग्रंथ का जो कार्य हुआ वो ये हुआ, धर्म की मीमांसा। क्या हुआ? धर्म की मीमांसा। धर्म की मीमांसा। अब देखिए, धर्म का मतलब होता है धारण करना, है ना, कहते हैं ना, धर्म का मतलब धारण करना। अब क्या धारण करना? तो ये तो आप जानते हैं कि कोई गलत बातों को धारण करना नहीं कहलाता है, उनको तो धारण किया नहीं जाता। तो यहां पर 2 बातों का विशेष महत्व दिया गया, 2 बातों का विशेष महत्व दिया गया। और वो 2 बातें कौन थी जिनको धारण करना चाहिए, जो धर्मों में बताई गई हैं? वो है आचरण और व्यवहार। क्यों ये 2 बातें क्यों महत्वपूर्ण हुई? ये 2 बातें इसलिए महत्वपूर्ण हुई कि ये 2 बातें किसी सृष्टि के लिए अति जरूरी हैं। सृष्टि निर्माण में और सृष्टि को निर्माण के साथ साथ उसके विकास में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, और वो है आचरण और व्यवहार। देखिए यहां पर आपको 2 बातें मिलेंगी। पहली बात यहां पर तो यह है कि आपको मीमांसा का अर्थ भी नहीं पता होगा, या हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। देखिए, मीमांसा का अर्थ होता है विचार करना। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? विचार करना या जिज्ञासु, है ना। ये आगे अभी मीमांसा आएगा, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पर मीमांसा का अर्थ क्या हुआ? विचार करना या
जिज्ञासु। ठीक है, तो अब यहां पर जब ये बोला गया कि धर्म की मीमांसा यानी धर्म पर विचार किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, उसको धारण किया जाए, उनके विचारों को धारण किया जाए, है ना, धर्म की विचारधारा को धारण किया जाए, तो उसमें दो महत्वपूर्ण बातें आई। एक आई आपका आचरण और दूसरा व्यवहार। दूसरी बात क्या है? पहली बात है आचरण और दूसरी बात है आपका व्यवहार। ठीक है, अब देखिए आचरण में क्या होगा भाई, आचरण में क्या बात कही जाएगी? आचरण में यह बात कही गई कि आपका आचरण कैसा है, अच्छा है, बुरा है, आप कैसे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, क्या समाज के लिए सही है, क्या सृष्टि के निर्माण के लिए सही है, ये बात कहां होगी? आचरण पर होगी। ये बात कहां होगी? आचरण पर कही गई। लेकिन व्यवहार में क्या बात की होगी, क्या बात कही गई होगी? व्यवहार में क्या बात कही होगी? यहां पर जो बातें कही गई वो ये है कि जो ये समाज होगा, जब सृष्टि बनेगी, जब सृष्टि का निर्माण होगा, उसमें जो समाज होगा वो समाज कैसा बनेगा, जो समाज बनेगा वो समाज कैसा होगा, उस समाज को चलाएगा कौन? अब उस समय प्रजातंत्र तो नहीं था, डेमोक्रेसी तो नहीं काम कर रही थी, फिर क्या रहा होगा? राजतंत्र यानी राजा रहा होगा। तो राजा कैसा होगा? आ रही बात समझ में? इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर जो राजा होगा उसकी कानून व्यवस्था कैसी होगी? ठीक है, ये सब बातें कहां कहां की गई है? व्यवहार में की है। तो ध्यान रखेंगे कि स्मृति ग्रंथ में दो बातों का विशेष महत्व हो गया, किसका? आचरण और व्यवहार का। ये दोनों किसके भाग हो गए? ये कहां से लिए गए? ये लिए गए आपके धर्म मूल से। कहां से लिए गए? धर्म मूल से। यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? वैदिक साहित्य की। क्लियर है यहां तक? आ रही कुछ बात समझ में स्मृति को लेकर? चलिए, स्मृति ही है, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि याद नहीं है तो फिर तो गलत। ठीक है, क्योंकि स्मृति की बात कर रहे हैं, सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहीं पर एक चीज और देखते हैं कि इस स्मृति का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था? और जब इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि स्मृति का उद्देश्य क्या था, तो स्मृति के उद्देश्य में एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आती है, और वो ये है कि स्मृति का महत्व या स्मृति का जो उद्देश्य था वो था धर्म की स्थापना करना। क्या था? धर्म की स्थापना करना। स्मृति का क्या काम था? धर्म की स्थापना करना। ठीक है, तो इस तरह से आप आपने स्मृति को देखा। ठीक है, स्मरण, स्मृति का मतलब स्मरण हुआ। इसके बाद आपने ये देखा कि स्मृति का मतलब क्या है, कैसे इसको समाज का प्रमुख दर्पण माना गया, वो चीज मैंने आपको समझाई। ठीक है, इसके कार्य को देखा, इसमें धर्म की मीमांसा क्या क्या मतलब था, फिर दो आचरण और व्यवहार को विशेष महत्व दिया गया कि वो क्या थे, इनका उद्देश्य देखेंगे। अब इसी में आगे आता है कि जो स्मृति थी इसके प्रकार देखते हैं। तो स्मृति मुख्यतः 6 प्रकार की स्मृति के बारे में बात की जाती है ना? कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। लेकिन अब 6 प्रकार की स्मृतियों के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, न तो इतने वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन स्मृतियों को हम देखते हैं। तो जैसे आपने एक स्मृति का नाम तो बहुत ज्यादा सुना होगा, आप लोग हरदम सुने होंगे,
जिसका नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि मनुस्मृति में किसका वर्णन है? अगर आप मनुस्मृति का नाम सुने होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि मनुस्मृति में किसका वर्णन है? मनुस्मृति। इसकी जो रचना हुई है वो 2000 बीसी से 200 एडी के मध्य मानी जाती है। ठीक है, चलिए, यानी ये बात कब की है? शुंग काल की है। ये जो स्मृतियों की रचना हुई है कब की है? शुंग काल की मानी जाती है। ये उसी टाइम का टाइम पीरियड है। अब यहां पर जब हम मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति में आप जानते हैं कि कैसा है? सर्वाधिक प्राचीन है, ये सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है और क्या है? महत्वपूर्ण भी है। तो आप ऐसा इसमें लिखा जा सकता है, इसमें लिखा जा सकता है कैसा? देखिए, सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण। दूसरी बात और क्या लिखी जा सकती है इसके बारे में? इसको ये बोला जाता है कि इसको मानव धर्म शास्त्र कहा गया। क्या बोला गया इसको? इसको बोला गया मानव का धर्मशास्त्र। क्या बोला गया? मानव का धर्मशास्त्र कहा गया। इसके बाद क्या बोला गया? आप जानते हैं कि मनुस्मृति को एक हिंदू के रूप, मतलब हिंदू ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या बोला गया कि ये हिंदुओं की प्रामाणिक संहिता है। क्या बोला गया? हिंदुओं की प्रामाणिक संहिता कहा गया। हिंदुओं की प्रामाणिक संहिता किया गया। क्यों? इसमें ऐसा बोला जाता है कि मानव जन्म की उत्पत्ति से लेकर उसके अंतिम समय तक उसकी दिनचर्या, उसकी रेगुलरिटी, उसके दैनिक जीवन, सब कुछ वर्णन है, ऐसा बोला जाता है। किसमें? मनुस्मृति। इसीलिए आप लोग देखे होंगे जब टीवीओ में डिबेट होती है तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, है ना। यानी ये आज भी माना जाता है कि जो कुछ परंपराएं हैं वो कैसी हैं? मनुस्मृति से ही आज भी चल रही हैं या उन्हीं की मान्यताएं जारी हैं। इसीलिए बोला जाता है ये देश कैसा है? मनुस्मृति से नहीं चलेगा। कहीं कहीं अब आप लोग डिबेट में सुने होंगे ऐसी सब बातें। लेकिन अब मनुस्मृति, बहुत सारी स्मृतियों, जो स्मृतियां थी वो तो उनका तो कोई महत्व है नहीं। एक दो स्मृतियां हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया जाता है, उनमें से एक है मनुस्मृति। ठीक है, चलिए, अब यहां पर एक चीज और, जैसे मैंने बताया कि यहां पर आरंभ से लेकर, कब से? आरंभ से लेकर मोक्ष तक की बात है। आरंभ से लेकर मोक्ष तक की बात है। और यहीं पर एक चीज और है, यहीं पर आर्यों के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है आपको। किसके बारे में? आर्यों के विस्तार के बारे में। जो आप जानते थे, मैंने आपको बताया था कि आर्यों के विस्तार को लेकर 4 स्थान भारत में बताए गए थे, है ना। जैसे मध्य देश हो गया, है ना, ब्रह्मर्ष देश हो गया, ठीक है, और ठीक है, हिमालय हो गया आपका, कश्मीर का, ठीक है, इन सब बार, ठीक है, इन सब स्थानों के बारे में आपसे डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद एक स्मृति और आती है जिसका नाम है याज्ञवल्क स्मृति। देखिए
याज्ञवल्क्य की स्मृति। इस स्मृति का महत्व आपको जब आप उपनिषद में आपको थोड़ा सा मिला होगा, पर ये मनु स्मृति के बाद यानी द्वितीय लोकप्रिय, मनुस्मृति के बाद इसका स्थान आता है। और इसमें जो वर्णन किया गया है वो है प्रगतिशील विचारों का। इस पर जो मेनली वर्णन किया गया है वो किसका है? प्रगतिशील विचारों का वर्णन है। किसका वर्णन है? प्रगतिशील विचारों का वर्णन है। ठीक है, किसका वर्णन है भाई? प्रगतिशील विचारों का वर्णन है। अब आपको स्मृतियां जो थी, जो मैं स्मृति आपको बता रहा हूं, चाहे वो मनुस्मृति हो चाहे याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, इन सब स्मृतियों के क्या टीकाकार हुए हैं। टीकाकार इसको बोला जाता है भाष्यकर्ता। टीकाकार का मतलब क्या होता है? टीकाकार का मतलब होता है व्याख्या करना। टीकाकार का मतलब क्या हुआ? व्याख्या करना। तो यहां पर इन सब के व्याख्याकर्ता ने अपने अपने टीके लिखे हैं या अपने अपने व्याख्या लिखे हैं, है ना, अपनी अपनी व्याख्याएं की। उन्हीं में से एक जो इसके टीकाकार थे, टीकाकार मतलब आप समझ रहे, टीकाकार का मतलब होता है व्याख्या करना। टीकाकार का मतलब होता है व्याख्या करना। तो ये कई बार आपको ऑनलाइन फैक्ट में मिलेंगे और ये 3 मार्कर में भी शायद पूछा गया है या 3 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे है विज्ञानेश्वर, आपने नाम सुना होगा या नहीं भी सुने होंगे तो आप जरूर सुनेंगे, आपको नाम मिलेगा आगे, विज्ञानेश्वर। और इन्होंने जो टीका लिखा है उसका नाम है मिताक्षरा। जो विज्ञानेश्वर ने टीका लिखा उसका नाम क्या है? मिताक्षरा। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये आपको ऑनलाइन फैक्ट में याद करने के लिए मिलेगा। उससे अच्छा है कि मैं चीजों को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर है यहाँ पर? तो ये कौन थे? टीकाकार थे। तो आपको विज्ञानेश्वर को भी याद रखना है और किसको याद रखना है? मिताक्षरा को याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी हुई स्मृति। ठीक है, अब यहीं पर स्मृति के बाद जो बात आएगी वो है, अब हम लोग बात करेंगे महाकाव्य की। ठीक है, किसकी? महाकाव्य की। अब देखिए, महाकाव्य आप जानते हैं कि महाकाव्यों को तो ऐसे ही पढ़ा नहीं जा सकता, कोई छोटी चीजें तो है नहीं महाकाव्य। ठीक है, तो हम लोग उस महाकाव्य को थोड़े से रूप में देखते हैं, अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए महाकाव्य। ठीक है, अब यहां पर जब हम महाकाव्यों की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि दो प्रमुख महाकाव्य हैं। आपने नाम सुना होगा, ये तो हर घरों में इन सब बातों को, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। ठीक है, तो महाकाव्य को देखिए, महाकाव्य और 2 महाकाव्य के बारे में बात करनी। 2 कौन कौन से हैं? एक है रामायण और दूसरा है कौन? महाभारत। ठीक है, किसके बारे में? रामायण और महाभारत। ये 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, अब इनकी जो रचना मानी जाती है कि 400 BC से लेकर 400 AD के बीच में इनकी क्या हुई? रचनाएं। 400 BC से लेकर 400 AD के बीच में इनके महाकाव्यों की
रचना हुई। ठीक है, इन कई वंश निकल गए इनकी रचनाकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब जब हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रामायण की। किसकी बात करेंगे, रामायण की। अब देखिए रामायण को क्या बोला गया, रामायण को बोला जाता है आदि काव्य। क्या बोला जाता है भाई, आदि काव्य बोला जाता है। ठीक है, यानी सबसे पुराना, आदि मतलब पुराना, सबसे पुराना हो गया। अब इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, ये आप नाम जानते हैं। अब इसके बाद ये कैसा है, ये जो आपका रामायण है ये कैसा है, छंदबद्ध है। कैसा है, छंद रचित है। कैसा है ये रामायण आपका कैसा है, छंद रचित है। छंद रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। इस रामायण में, इस रामायण में क्या है, 7 कांड है। कितने कांड हैं, 7 कांड है। 500 सर्ग है, 500 सर्ग है, और इसमें 2400 श्लोक है। क्या है, 2400 श्लोक। क्लियर है, ये हो गई आपकी रामायण की बात। ठीक है, अब इनको इसलिए ज्यादा नहीं बताया जा सकता कि ये तो ना तो अपने इतने काम के हैं अभी एग्जाम के लिए, और ये खुद ही इतने बड़े हैं कि इनको यहाँ तो एक्सप्लेन बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता। इसलिए सिर्फ आपको जो बेसिक नॉलेज है, जो एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब ये भी जानते हैं कि आप इसमें रामायण में किसका वर्णन है ना, राम कथा का वर्णन है, आप ये अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए महाभारत को। महाभारत में क्या है, महाभारत को ऐसा बोला जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, यही बोला जाता है ना, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, इसके आप रचयिता को भी जानते हैं, इसके रचनाकार कौन है, वेद व्यास है। ठीक है, कौन है, वेद व्यास है। अब इसको एक नाम और दिया जाता है, और वो है इतिहास काव्य बोला जाता है इसको। किसको, महाभारत को क्या बोला जाता है, इतिहास काव्य। क्या बोला गया, इतिहास काव्य। ठीक है, अब यहां पर 18 खंड है। कितने खंड हैं, ध्यान देना, खंड कितने हैं, 18। किसमें, महाभारत में। यही जो 18 खंड हैं, उनमें से एक खंड जो होगा वो क्या होगा, श्रीमद् भागवत। ठीक है, इन्हीं में से जो 18 खंड हैं, उनमें से जो 9वां खंड होगा वो क्या होगा, श्रीमद् भागवत। जो आप पढ़ते हैं, जो कथाएं होती हैं, वो उन्हीं में वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये आप जानते हैं कि जब इसमें 8800 श्लोक थे, किसमें, महाभारत में जब 8800 श्लोक थे, तब इसको बोला गया जय संहिता। तो क्या बोला गया इसको, जय संहिता। और जब
इसमें 2400 श्लोक हो गए तो इसको बोला गया भारत। जब इसमें 2400 श्लोक हो गए इसको क्या बोला गया? भारत। आप जानते हैं कि भारत का नाम भरत कबीले से है ना, भारत का नाम भारत पड़ा। अब इसके बाद जब इस पर 1 लाख हो गए, जब कितने हो गए? 1 लाख हो गए, तब इसका नाम क्या हो गया? तब इसका नाम हो गया महाभारत। आ रही बात समझ में?